गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 4 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यानी कि आपका ऑडिटिंग 1। आज हम 2019 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू सॉल्व करे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ इंग्लिश मीडियम। द फर्स्ट एमसीक्यू यूनिट वाइज एमसीक्यू है, क्योंकि 2019 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 70 मार्क्स का है, इसलिए यूनिट वाइज एमसीक्यू है, तो हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। आईएमपी थियोरीज में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ आपका ऑडिटिंग के वीडियो में, तो वो भी आप चेक कर लेना। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा है? तो दैट इज़ द फर्स्ट वन, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, यानी कि अकाउंट ऑफ बिजनेस की सच्चाई को चेक करना। एक और बात बता दूं, एमसीक्यू जब सॉल्व करवा रही थी आपके लिए देख रही थी मैं, तो आई रियलाइज दैट कि सारे एमसीक्यू पीछे क्वेश्चंस में जो दिए हैं आपके चैप्टर के एंड में डायरेक्टली उसमें से नहीं लिए गए, कुछ लिए हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके लिए हैं, और कुछ एमसीक्यू आपके क्वेश्चन यानी कि थ्योरी के अंदर के उठाए हैं, यानी कि इट्स अ वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड नंबर, which audit is carried on by the salaried staff of appointed by the business unit? कौन से ऑडिट में आपके बिजनेस यूनिट के अंदर के स्टाफ को सैलरी देते हुए रखा जाता है? तो दैट इज योर इंटरनल ऑडिट। when the auditor checking of only few selected transaction, it is known as, कुछ ही सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन को ऑडिट करना हो तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट चेकिंग। The first auditor of the company is appointed by the board of directors within how many months after its registration? रजिस्ट्रेशन के बाद कितने महीने के अंदर आपका फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? एंड द राइट आंसर इज 1 मंथ। इस एमसीक्यू को थोड़ा चेंज करके पूछना हो तो 1 मंथ की जगह यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि टू हुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी किसके द्वारा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ एमसीक्यू, टू होम इंटरनल ऑडिटर हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट? इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा उसे अपॉइंट किया जाता है फॉर द इंटरनल ऑडिटिंग। which one of the following statement is not correct in regard to the right of an auditor? यानी अगर आपने ऑडिटर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ किए हैं तो आपको ये आएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द राइट लास्ट वाला स्टेटमेंट, राइट टू अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, राइट टू गेट एक्सपर्ट एडवाइस, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इन केस ऑफ राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। अब हमारा यूनिट 2 है। पहला यूनिट हमारा ऑल अबाउट ऑडिट के बारे में है। सेकेंड यूनिट हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के बारे में, तो और इवन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट नोटबुक, तो ये सेकेंड यूनिट में से एमसीक्यू आएंगे। अ प्लान प्रिपेयर बाय द ऑडिटर टू कैरी आउट ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। ये ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन है। मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चन जितने दिए उन सब में आपसे ये कहा है कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन या तो फिर मीनिंग लर्न करना है, एमसीक्यू में भी काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्ट है उसमें इसमें से कौन है? तो द फर्स्ट वन, डिटेक्शन ऑफ एरर्स कमिटेड बाय द एम्प्लॉयज एंड टू प्रिवेंट दैम। एम्प्लॉय से अगर कोई गलती हुई है, एरर्स हुए हैं, तो उसे ढूंढना और उसे रोकना है। which one of the following step is not going to help in detecting the misappropriation of cash? अगर आपके कैश में कोई घोटाला हुआ है तो इसमें से कौन सा स्टेप है जो कोई हेल्प नहीं करेगा उसे डिटेक्ट करने में? तो दैट इज द सेकेंड स्टेप है सेंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टू ऑब्टेन देयर कंसेंट रिगार्डिंग दिस बैलेंसेस। यानी आप डेटर्स और क्रेडिटर्स की कंसेंट मांगेंगे कि भाई हमारे पास जो बैलेंस है वो सही है, उनको स्टेटमेंट भेज के। तो ये एक चीज़ पकड़ नहीं पाएगी आपके मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को। अगर मैंने पिछले बार भी कहा था, अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो कई बार जो नहीं आता है वो उसमें आपकी श्योरिटी होती है, यानी कौन सा नहीं आएगा। बाकी के 3 पढ़ूँ तो रोटेटिंग कैशियर्स वर्क एट रेगुलर इंटरवल अमंग द एम्प्लॉइज, ये सही है। ये बोल रहा है कि कैशियर के काम को रोटेट करो, एक ही काम पे एक ही जगह पे एक ही इंसान बहुत सालों तक नहीं होना चाहिए। डेली बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस विद द एक्चुअल कैश ऑन हैंड, सही बात है। आपके हाथ में है और कैश बुक में जो कैश है उसको आप रिकनसाइल करो। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में है और आप जानते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कॉस्ट और पीएनएल को रिकनसाइल करते हैं। सेम वे बैंक और कैश को रिकनसाइल हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से करते हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है कि कहाँ गलती थी। यानी ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वही हमारा राइट आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर का एमसीक्यू,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड वन, division of work based on the level of intelligence and competence help to establish a good internal check system. एक अच्छी इंटरनल चेक सिस्टम कब एस्टेब्लिश होती है? जब आप काम को डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस, इंसान की यानी कि आप एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस और उनकी जो खासियत है उसके बेस पर। तो राइट आंसर इज सी। The system whereby work of one employee is subject to an independent check by another employee is called internal check. ये internal check की definition है. In order to verify whether the internal check system in the organization is satisfactory or not, auditor conduct. Auditor ये satisfy होने के लिए या चेक करने के लिए कि भैया हमारी जो चेक इंटरनल चेक सिस्टम है वो सही है कि नहीं, तो वो क्या करेगा? तो वो वॉलंटरी ऑडिट करेगा। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन में से है, ये भी थ्योरी के अंदर से है। देन this is also a definition of audit program. This two is internal control और उसमें भी पॉइंट वाइज मिस अप्रोप्रिएशन कैश या फिर ये स्टेटमेंट करके ये अंदर की थ्योरी में से है, ये आपको डिट्टो पीछे से नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखना। नाउ योर थर्ड यूनिट इज़ अबाउट वाउचिंग। तो प्योर वाउचिंग है। सबसे पहले मैंने जो थ्योरी दी उसमें भी आपसे कहा है कि आपको अलग अलग वाउचर्स के बारे में लिखना होगा, जैसे कि हाउ कैन यू वाउच दिस थिंग्स, कैशेस, इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल। तो इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यू भी है। चलिए पहला वाला, विच इज़ अ रिलेवेंट वाउचर फॉर द वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए रिलेवेंट वाउचिंग कौन सा है? तो द राइट आंसर इज क्रेडिट नोट इश्यू टू कस्टमर्स, यानी कि आप कस्टमर्स को जो क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं वो। तो ये हमको मिलेगा कहाँ से? तो देखिए इस तरह की आपकी ऑडिटिंग बुक है सुधीर प्रकाशन की, उसमें 118 पेज पर मीनिंग ऑफ वाउचर दिया और उसके नीचे ट्रांजेक्शन और सामने वाउचर्स लिखे, यानी किस ट्रांजेक्शन के सामने किस तरह के वाउचर्स चाहिए। आप एक बार इसे पढ़ लेना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एमसीक्यू है कि दिस इज सेल्स रिटर्न, तो ये जो सेल्स रिटर्न है ये रहा। सेल्स रिटर्न के लिए कौन से वाउचर्स चाहिए? ये चार चाहिए। इसने पूछा है कि विच इज़ द रिलेवेंट वाउचर, तो ये चार में से जो भी है वो ये रिलेवेंट आएगा। समझ में आया? तो ये सेल्स रिटर्न है। उसी तरह आपको कुछ और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट वाउचर फॉर वाउचिंग ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज के लिए रिलेवेंट वाउचर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेन वाउचर है सेल्स परचेज के। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वाउचिंग में अंदर जाना पड़ेगा। कैसे? सेकेंड पॉइंट, ये वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन है। इसने बोला था कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपकी पेमेंट साइड में आएगा, तो ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट है। उसी तरह ये रहा 8 नंबर पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको निकालना पड़ेगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 नंबर पे। दिस इज, और इसके अंदर से एमसीक्यू पूछा है कौन कौन से वाउचर चाहिए, ये रहे, और इसने कौन सा वाउचर रिलेवेंट नहीं है। तो अगर आपको ये सब आपने अगर पढ़े हैं तो आपको ये आंसर आएगा। एमसीक्यू में डायरेक्ट पीछे नहीं है। सो द राइट आंसर कि कौन सा रिलेवेंट नहीं है, तो परचेज नोट रिलेवेंट नहीं है। बैंक पासबुक, ब्रोकर्स इनवॉइस, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग, ये सब रिलेवेंट वाउचर्स हैं। ओके, तो ये एमसीक्यू लिटरली थोड़ी आपकी मेहनत मांगेंगे इन कंपैरिजन विद द अदर सेमिस्टर्स 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। आपके ये 70 मार्क्स के एमसीक्यू थोड़ी सी आपकी मेहनत मांगते हैं। बाय होम वाउचिंग इज डन, किसके द्वारा वाउचिंग होती है? ऑब्वियसली एन ऑडिटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट वाउचर फॉर वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट। कौन सा रिलेवेंट वाउचर नहीं है कैश रिसिप्ट में? तो लास्ट वाला, लेटर ऑफ कलेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, which is an examination of entries in the books of account with the documentary and other evidence. Vouching, again the definition of vouching. Okay, चलिए now the last unit which is about verification and valuation. थियोरी भी दो तरह की, एक तो बेसिक आपका वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का थियोरी, और दूसरा आपका आप किस तरह से पर्टिकुलर असेट्स और लायबिलिटीज़ को वेरीफाई या वैल्यू करेंगे। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स सोन इन द बैलेंस शीट इज डन एवरी ईयर। हर साल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स होता है। वेरिफिकेशन इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाउचिंग। वाउचिंग के बाद वेरिफिकेशन होता है। वैल्यूएशन डज नॉट इंक्लूड सेल्स। याद रखिए कि वैल्यूएशन सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज़ का होता है। तो फिक्स असेट, करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये 3 का होगा, तो इसका ही नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे तो क्या आप कंसिडर नहीं करेंगे? दैट इज सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट। अगेन
ब्रोकर्स बिल कंसिडर करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन कंसिडर करेंगे, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कंसिडर करेंगे, लेकिन सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट अभी आप कंसिडर नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन। ओके, वेरिफिकेशन हो तो अलग बात है। दूसरी चीज़ कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट शेयर्स का भी होता है, डिवेंचर्स का भी होता है, इसीलिए ये सब जो लिखा है ना ब्रोकर्स बिल अंडर राइटिंग वो इसलिए आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी कंसिडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में कौन सी इन्फॉर्मेशन कंसिडर करोगे? दैट इज ओनर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो ये हुआ आपका इंग्लिश का। के नाम इन गुजराती, फटाफट हम गुजराती देख लेते हैं। નીચેના પૈકી ઓડિટિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કયો? ધંધાના હિસાબી ચોપડામાં સાચાપણાની ખાતરી કરવી। ખાલી જગ્યા ઓડિટ ધંધામાં નિમાયેલા પગારદાર કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે। આંતરિક ઓડિટ અંદરના માણસો દ્વારા કરવામાં આવે છે। જ્યારે ઓડિટરે થોડા જ વ્યવહારો પસંદ કરીને તપાસ એને પ્રાયોગિક તપાસ કહેવાય। કંપનીની નોંધણી થયા બાદ માત્ર એક જ મહિનામાં સંચાલક મંડળે પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કરવાની હોય છે। ઓકે, આંતરિક ઓડિટરે પોતાના અહેવાલ કોને આપવાનો હોય છે? આંતરિક ઓડિટ છે માટે વહીવટકર્તાઓને આપવાનો છે, કારણ કે વહીવટકર્તાઓ જ આંતરિક ઓડિટ કરાવતા હોય છે। નીચેના વિધાનો પૈકી કયું વિધાન ઓડિટરના હકોના સંદર્ભમાં સાચું નથી? તો એક તો એમને સભામાં હાજર રહેવાનો અધિકાર એ એમના હકોના સંદર્ભમાં સાચું નથી। હવે બીજું જે ચેપ્ટર છે દેટ ઇઝ અબાઉટ આંતરિક ઓડિટ, આંતરિક અંકુશ, બરાબર। પહેલું, ઓડિટરે ઓડિટ કાર્ય કરવાની ઘડેલી યોજના એટલે ઓડિટ કાર્યક્રમ। ઓડિટ કાર્યક્રમની વ્યાખ્યા છે। નીચે પૈકી કયું વિધાન આંતરિક અંકુશનો એક હેતુ છે? તો કર્મચારીઓ દ્વારા થતી ભૂલો શોધવી અને તેને અટકાવવી। નીચેના પૈકી કયા પગલાં રોકડની ઉચાપત શોધવામાં મદદરૂપ થતા નથી? તમે એક્ઝામમાં પણ એમસીક્યુ વાંચો ને છોકરાઓ, તો એ જોજો કે નથી પૂછે છે કે છે પૂછે છે। તમે ક્વેશ્ચનની યુનિટની પાછળના વાંચીને ગયા હોય ને એમાં એવું પૂછ્યું હોય છે, પણ એમસીક્યુમાં તમને નથી પૂછે, સમજણ પડી? એટલે વિરુદ્ધ આન્સર આવે। નિયમિત અંતે દેવાદાર અને લેણદારોને તેમના ખાતાના ઉતારા મોકલીને તેમની બાકી અંગે સહમતિ મેળવવી। રોકડની ઉચાપત કરવી છે તો તમે શું શું કરી શકો એને પકડવા માટે? તો આ ના કરી શકો કે તમે તમારા દેવાદાર અને લેણદારને રેગ્યુલર ટાઈમ ઇન્ટરવલે તમારા ખાતાના હિસાબો મોકલો ને એમને કોઈ જરા ચેક કરજો આપણા બંનેના મેળ ખાય છે કે નહીં। તો ધીસ ઇઝ નોટ ડન, આ ના કરી શકાય। ચલો આગળ, નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? તો ત્રીજું વિધાન સાચું છે કે કાર્યક્ષમતા અને આવડતના આધારે થયેલ કાર્ય વહેંચણી સક્ષમ આંતરિક અંકુશની વ્યવસ્થા ઊભી કરે છે। એક તમારે સારી આંતરિક વ્યવસ્થા જોઈતી હોય, અંકુશની વ્યવસ્થા જોઈતી હોય તો તમે વ્યક્તિની આવડત અને એની કાર્યક્ષમતાને આધારે કામની વહેંચણી કરો। સ્ટાફમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલું કાર્ય આપોઆપ જ સ્ટાફની બીજી વ્યક્તિ દ્વારા તપાસાઈ જતું હોય તો તેને શું કહેવાય? આંતરિક અંકુશ। આ આંતરિક અંકુશની વ્યાખ્યા છે। ઓડિટર ધંધાકીય એકમમાં આંતરિક અંકુશની પદ્ધતિ કાર્યક્ષમ છે કે નહીં તે જાણવા માટે ઓડિટર શું કરે છે? તો મરજિયાત ઓડિટ, જાતે વોલન્ટરી ઓડિટ કરે, કોઈ કરાવે નહીં એની જોડે। ત્રીજો યુનિટ છે વાઉચિંગનો, જેમાં તમારે બેઝિક વાઉચિંગના થિયોરી કરવાની અને એની સાથે સાથે અસેટ્સ અને લાયબિલિટી એટલે મિલકતો અને જવાબદારીઓનું પણ વાઉચિંગ કરવું। થિયોરી આઈએમપીનો વિડીયો મેં ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને મીડિયમમાં બનાવીને મૂક્યો છે ઓડિટિંગનો, જે તમે જોઈ લેજો, પ્લેલિસ્ટ ચેક કરવાની એટલે એમાં મળી જશે। વેચાણ પરતના વ્યવહાર માટે ખાલી જગ્યા વાઉચર યોગ્ય ગણાય? ગ્રાહકને આપેલી જમા ચિઠ્ઠી। રોકાણોની ખરીદી અંગેનું વાઉચિંગ કરવા નીચે પૈકી કયું વાઉચર યોગ્ય નથી? ખરીદ નોંધનું વાઉચર યોગ્ય નથી। એના પછી છે થર્ડ, વાઉચિંગ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? ઓડિટર દ્વારા। નીચે પૈકી કયું વાઉચર રોકડ આવક અંગેનું સંબંધિત વાઉચર નથી? તો ઉઘરાણી માટે લેણદાર પાસેથી મળેલ પત્ર રોકડ આવક માટેનું। ખાલી જગ્યા હિસાબી ચોપડાના દસ્તાવેજી પુરાવા સાથેની તપાસ છે વાઉચિંગ। આ વાઉચિંગની વ્યાખ્યા છે। છેલ્લું યુનિટ છે તમારું મૂલ્યાંકન અને ચકાસણીનું, વેરિફિકેશન અને વેલ્યુએશન। મૂલ્યાંકનની અંદર અગેન તમને અલગ અલગ મિલકતો અને જવાબદારી આપીશું જેનું મૂલ્યાંકન કરવાનું રહેશે। પાકા સરવાયામાં દર્શાવેલ મિલકતોની ચકાસણી દર વર્ષે થાય। ચકાસણી કોના પછીનું કાર્ય છે? વાઉચિંગ પછીનું કાર્ય છે। મૂલ્યાંકનમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી? વેચાણનો। કેમ? કારણ કે મૂલ્યાંકનમાં માત્ર મિલકતો અને જવાબદારીઓનો સમાવેશ થાય છે। રોકાણોના મૂલ્યાંકન વખતે નીચેના પૈકી કયો મુદ્દો ધ્યાનમાં લેવાતો નથી? દસ્તાવેજોની સલામતી। લેણી હુંડીના મૂલ્યાંકન વખતે નીચેના પૈકી કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે? લેણી હુંડીની માલિકી। બરાબર, તો આ થયા તમારા એમસીક્યુ। એમસીક્યુ કરાવવાનું સૌથી મોટું રીઝન જ એ છે કે તમારા જૂના એમસીક્યુ, જૂના પ્રશ્નપત્રમાં પૂછાયેલા એમસીક્યુ તમને હેલ્પ કરે છે બે રીતે। એક તો જો રિપીટ પૂછાય તો વેલ એન્ડ ગુડ, અને ધ સેકન્ડ થિંગ કે તમને બેઝ મળે કે કયા પ્રકારના એમસીક્યુ આવે। તો હું ફટાફટ તમને આઈ વિલ ટેલ યુ કે
किस तरह के MCQ आपको करने हैं चारों यूनिट में से। पहला यूनिट और लास्ट यूनिट 10 जो है सुधीर में, जो मैंने आपको बताया था थियोरी वाला मेरा चैप्टर चेक करो मोस्ट टाइम पे, उसमें मैंने कहा हुआ कि आपको पहले से 1 से 5 और लास्ट का 10 जिसमें सिर्फ ऑडिटर्स के बारे में है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ड्यूटीज़, तो ये सब आपके MCQ के लिए, कब उसको अपॉइंट करेंगे, क्या है उसके राइट्स, ऑल दैट। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, और फिर आपका वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। तो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में भी आपको याद रखना है कि असेट्स कौन कौन सी है, कौन कौन से वाउचर्स चाहिए, और वैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए। ठीक है, MCQ एक बार फिर से देख लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। अगर इसमें से ही 1-2 पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बाकी आपका बेस मिलेगा। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।